टाइगर, जिसकी आंखें बिल्कुल पीली थीं, वो अलेक्स को गुस्से से घूर रहा था। टाइगर का गुस्सा अलेक्स को समझ आ गया था। अलेक्स टाइगर को घूरते हुए बोला, यार बस ना, क्यों इतना ड्रामा कर रहा है? अब बताने ही वाला था, तुझे कोई प्रॉब्लम हो गई। लेकिन टाइगर को आवाज ही कहाँ आ रही थी। देखते ही देखते टाइगर एक खूंखार शेर में बदल गया और अलेक्स के ऊपर झपट पड़ा। लेकिन अगले ही पल टाइगर अलेक्स को नुकसान नहीं बल्कि उसको चाट रहा था। अलेक्स टाइगर से दूर होता हुआ बोला, बस छोटा है तो छोटा बन के रहे। ये क्या कर रहा है? भाई, मैं गई नहीं हूं, क्यों ये हरकतें कर रहा है? टाइगर फिर से इंसान में बदल गया और परेशान होते हुए बोला, क्या भाई यार, आप भी? आप कहीं तो मेरी चलने दिया करो। और खैर, ये सब छोड़ो, आप मुझे बताओ, मैंने सुना है बड़ी माँ भी आई है, क्या ये सच है? मुझ सब बताओ, कौन कौन आया है? और आपको पता है ना, पापा कितना गुस्सा होंगे जब उन्हें पता चलेगा उनकी भाभी और बच्चे इंडिया आ चुके और उन्होंने अपने महान चाचा जी को बताने को जरूरत नहीं समझी। अलेक्स, जो काफी देर से टाइगर की बात सुन रहा था, चिढ़ते हुए बोला, हाँ ठीक है, चाचा को बोलो वो वेम्प मेंशन में आ जाए। वैसे मॉम ने मना किया था किसी को कुछ भी बताने को, पर तू साला शेर की शक्ल में बिल्ली, तू नहीं सुधरेगा। टाइगर फिर से चिढ़ते हुए बोला, बस भी करो ना भाई, क्यों आप मुझे परेशान कर रहे हो? वैसे वो बुलबुल कौन है जो आपके चुंगल से छुट के भाग गई? शिकार करने वाले थे उसका, या रातें रंगीन करनी थी? अलेक्स गुस्से से टाइगर का गला पकड़ते हुए बोला, साले गीदड़, चुप नहीं होगा तू? वैसे भी रातें रंगीन डेमन करता है, मैं नहीं। और दूसरी बात ये बता, मैंने कब इंसानों का शिकार करा है? अच्छा बिग ब्रो, चुप हो जाओ। अच्छा चलें अब, बड़ी माँ से मिलना है। अलेक्स टाइगर के कांधे पे हाथ रखते हुए बोला, चल। वहीं टाइगर धीरे से बोला, हो जाए फिर। टाइगर की बात सुन के अलेक्स ने टाइगर के साथ दौड़ लगा दी और कुछ ही सेकंड में दोनों महल के सामने खड़े थे। टाइगर अंदर घुसता हुआ बोला, हेलो बड़ी मॉम, आपने तो बताया भी नहीं और आपका भतीजा चला आया। महारानी क्रिस्टन टाइगर को देख के बोली, अरे टाइगर, तुम्हें किसने बताया? महारानी सोचते हुए बोली, अरे मेरी फिक्र मत कीजिए, बड़ी माँ डेढ़ भी परेशान है। उन्हें लगा था आप हमारे घर रुकेंगे, लेकिन आपने तो अपना ही मेंशन खरीद लिया। नॉट बैड, हाँ बेटा, बहुत जल्दबाजी में आना हुआ है, तुम्हें तो पता है ना। अभी महारानी कुछ कह ही रही थी, तभी पीछे से एक लड़की ट्रे में चाय लेके आई और उसको देखते ही टाइगर अपने असली रूप में आ गया और उसके ऊपर जैसे ही झपटा, अगले ही पल डेमन ने टाइगर के दांतों में अपना हाथ रख लिया और उसको पकड़ के पीछे खींच दिया। वो लड़की बेहोश हो चुकी थी। डेमन टाइगर को देख के गुस्से से बोला, सुधर जा, वरना मुझे सुधारने में देर नहीं लगेगी। तभी महारानी क्रिस्टन दोनों के बीच आते हुए बोली, तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे और टाइगर, आज तो तुमने ये हरकत कर दी, आगे से मत कर देना, क्योंकि हम अपने असली रूप में नहीं आ सकते। हम इंसान हैं, ना कि कुछ और ये बात तुम जितना जल्दी हो सके समझ लो। लेकिन टाइगर डेमन से अपना कॉलर छुड़ाता हुआ बोला, व्याट, बड़ी मॉम में एक शेर हूं और आप जानती हैं मुझे इंसानी खून की खुशबू बहुत दूर से आती है और मैं कैसे खुद पे कंट्रोल करूंगा? टाइगर की बात सुन के डेमन उसको घूरता हुआ बोला, जैसे लड़कियों को देख के करता है। पर भाई, मैं लड़कियों को देख के कंट्रोल नहीं करता। वहीं डेमन गुस्से से बोला, तो अब करना पड़ेगा, वरना फिर मार पड़ेगी तुझे। बड़ी मॉम, आप समझिए ना। महारानी क्रिस्टन हाथ आगे करते हुए बोली, बहुत हो चुका, अब कोई भी कोई बात नहीं करेगा। बस मैंने समझा दिया टाइगर, तुम्हें खुद पे कंट्रोल करना होगा। यहाँ पे हमारे साथ इंसान भी हैं जिनके सामने हम चाह के भी अपनी असलियत नहीं ला सकते। और दूसरी ओर मेन बात जो तुम्हें समझनी होगी, और वो है, कभी भी किसी भी बाहर वाले को हम पे शक ना हो, क्योंकि हमारे दुश्मन भी यहाँ हैं। ओक बड़ी मॉम, अब मैं चलता हूँ, पापा को भी तो बताना है आप लोग इंडिया में हैं, ठीक है? महारानी क्रिस्टन ये कह के चली गई और डेमन भी अपने कमरे में चला गया। वहीं एलेक्स टाइगर को घूर के उस लड़की की मेमोरी के साथ कुछ करने लगा। दूसरी तरफ सुबह के 4 बजे थे और शिमला की सर्द हवाएं किसी को भी कपा देने के लिए काफी थीं। वहीं दूसरी तरफ शिमला की एक खूबसूरत पहाड़ी पे बना एक घर, जिसके टॉप फ्लोर पे रजत रायचंद सिगरेट के कश ले रहा था। रजत की आंखों में रूही का चेहरा घूम रहा था। उसको बार बार रूही की याद आ रही थी। रजत ने अपने बेड पे पड़ी खूबसूरत लड़की को देखा, जो न्यूड उसके बेड पे किसी रानी की तरह सो रही थी।
उसकी बॉडी पे जगह जगह काटने के निशान थे। रजत ने सिगरेट ली और उस लड़की की तरफ बढ़ गया। रजत की करीबी महसूस करके वो लंकी अचानक उठ गई। इससे पहले वो लड़की कुछ समझ पाती, रजत उसको हाथ से उठाया और गुस्से से बोला, कपड़े पहनो और दफा हो जाओ। सोने के लिए तुम्हारा घर है, यहां मैं तुम्हें सोने के लिए नहीं लाया था। गेट आउट। रजत की आवाज इतनी गुस्से से भरी थी, वो लंकी एक सेकंड में उठ के भाग गई। रजत ने उसके जाते ही गुस्से से बेडशीट और कंबल नीचे फेंक दिया और चिल्लाते हुए बोला, सिर्फ तुम मेरे कमरे की हकदार हो। आज से इस कमरे में कोई नहीं आएगा। अब रजत का कमरा पूरा बदलेगा। यहाँ किसी और की हल्की सी याद नहीं होगी। तुम मेरे कमरे में रहोगी और तुम ही मेरे घर में रहोगी। तुम्हें मैं सब दूंगा जो तुम्हें चाहिए, लेकिन खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। और अगर तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगी तो तुम पे 1000 पहरे लगा दूंगा। रजत का जुनून नहीं देखा है तुमने, और देखना भी मत, क्योंकि तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। तुम्हारी तरफ उठने वाली नजरों को नोच लूंगा, और अगर तुम्हारी आंखों में कोई और दिखा तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ डेमन भी अपनी खिड़की में खड़ा रूही के बारे में सोच रहा था। डेमन गुस्से से बोला, तुम नहीं बचाएगी रूही। नफरत है मुझे तुमसे, नफरत और सिर्फ नफरत, और इस नफरत का अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम्हारी जिंदगी बहुत बुरी कर दूंगा मैं। डेमन ये कह के पहाड़ों को घूरने लगा। क्या होगा अंजाम दिलों में उठती नफरत का? किसको मिलेंगी रूही? अगली सुबह रूही थोड़ा लेट उठी थी। शायद ये नई जगह की वजह से रूही शांति से बिस्तर पे लेटी रही। उसके बाद उठ के बाहर की तरफ चली गई। नीचे अनीता जी और सिम्मी आपस में बातें कर रही थीं। शिमला का मौसम अचानक बहुत ठंडा हो गया था। रूही धीरे से अपनी माँ के आगे आते हुए बोली, माँ मैं थोड़ी सी वॉक करके आती हूँ, उसके बाद कॉलेज और पार्ट टाइम जॉब देखूंगी। रूही इतना कहकर बाहर निकल गई और अनीता जी सिम्मी से बातें करने लगी। रूही के पापा के जाने के बाद सब उसकी माँ ने संभाला था, लेकिन अब उनकी पेंशन से गुजारा ही कहाँ हो रहा था, इसलिए मजबूरन अनीता जी जॉब करती थी। लेकिन अनीता जी को जॉब करते देख रूही को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इसलिए रूही ने सोचा था अपनी माँ की जगह अब वो जॉब करेगी। वहीं रूही शिमला की ठंडी वादियों में निकल पड़ी थी। रूही ने अपनी जैकेट अच्छे से ओढ़ी और धीरे धीरे जॉगिंग करने लगी। रूही बहुत धीरे धीरे चल रही थी, क्योंकि उसको बहुत ठंड लग रही थी। अभी तो मौसम ज्यादा ठंडा भी नहीं हुआ था, लेकिन शिमला में अभी से इतनी ठंड बढ़ गई थी। रूही बार बार अपना शॉल लपेट लपेट के थक चुकी थी। अभी रूही आगे चल ही रही थी जब अचानक एक बहुत तेज गाड़ी आई, और इससे पहले वो गाड़ी रूही को टक्कर मारती, किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया। रूही संभल नहीं पाई और उस इंसान के गले जा लगी। रूही ने आंखें उठा के ऊपर देखा तो मास्क के पीछे वही नीली आंखें थीं। रूही धीरे से बोली, तुम? डेमन ने अपना मास्क नीचे करा और रूही का हाथ टाइट पकड़ के बोला, चलो मेरे साथ। रूही डेमन से हाथ छुड़ाना चाहती थी, लेकिन डेमन की पकड़ बहुत मजबूत थी। डेमन ने सामने गाड़ी देखी और वो गाड़ी अचानक खाइयों में गिर गई। रूही जोर से चीखती, लेकिन इससे पहले डेमन ने उसके होंठों को अपनी कैद में ले लिया। रूही लगातार डेमन की चेस्ट पे अपने हाथ मार रही थी, लेकिन डेमन रूही की सुन ही का रहा था। डेमन रूही को पीछे की तरफ जंगलों के ले गया, लेकिन इस बीच डेमन की किस नहीं टूटी थी। करीब 20 मिनट डेमन रूही से अलग हुआ, जब तक रूही को सांसें बुरी तरह लड़खड़ा गई थी। रूही ने गुस्से ने एक थप्पड़ डेमन के मुंह पे दे मारा। डेमन जो पहले से गुस्से से भरा था, अब और ज्यादा भड़क गया। डेमन ने रूही का हाथ पकड़ा और उसको पेड़ से सटा के बोला, अपनी औकात मत भूलो। अब तुम एक वैम्पायर नहीं हो, नॉर्मल ह्यूमन हो, और मुझे 2 मिनट लगेंगे तुम्हें खत्म करने में। और मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, डेमन पे हाथ उठाना मतलब अपनी मौत को बुलाना। अब तुम्हें मार तो नहीं सकता, क्योंकि मजबूरी है। अगर तुम्हें एकदम से मार दिया तो तुम्हें तड़पता हुआ कैसे देखूंगा? इसलिए अब एक ही रास्ता है। डेमन रूही को ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। रूही जो पहले से गुस्से में थी, अब चिल्लाते हुए बोली, मिस्टर डेमन, शायद हद में रहने की जरूरत तुम्हें है, ना कि मुझे। और हाँ, अब तुम वो हक खो चुके हो। तुम पे कोई हक नहीं है मुझे छूने का और मुझे देखने का। और रही बात बच्चों की, तो उन्हें मैंने नहीं मारा, और अगर वो मर भी गए तो अच्छा ही है। तुम्हारे जैसे आदमी के बच्चे को दुनिया में लाने से अच्छा मैं तुम्हें ही खत्म ना कर दूं। लेकिन अगर नहीं कर सकती
तो तुम्हारे बच्चों को तो मार ही सकती हूं ना। रूही अभी कुछ और कहने वाली थी जब डेमन की गुस्से से भरी आवाज उसके कान में गूंजी। डेमन का हाथ हवा में रह गया था। रूही डेमन को देख के बोली, मारना चाहते हो मुझे? आओ मारो। वैसे भी तुम जैसे लोग हाथ उठाने के अलावा कर भी क्या सकते हो? रूही गुस्से से बोली। चली जा रही थी जब डेमन ने रूही को पकड़ा और उसको अपने करीब करके बोला, मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूं जो लड़कियों पे हाथ जठाऊं। और दूसरी और आखिरी बात जो कि बेहद जरूरी है, किसने कहा मैं तुम्हें मार के अपना गुस्सा निकालूंगा? रूही कुछ समझ पाती इससे पहले डेमन ने रूही को पकड़ा और उसकी गर्दन में अपना मुंह घुसा दिया। डेमन रूही को बहुत ज्यादा सेंसुअल वे में नेक किस कर रहा था। डेमन रूही की गर्दन पे धीरे धीरे काट रहा था। डेमन के हाथ रूही की चेस्ट पे थे। रूही बुरी तरह सांसें ले रही थी। डेमन जानता था रूही उसके लिए किसी नशे जैसी है, ऐसा नशा जो चढ़ जाए तो उतरता नहीं। डेमन रूही की गर्दन पे धीरे धीरे काटने लगा था। रूही के हाथ लगातार डेमन को दूर धकेल रहे थे, लेकिन डेमन सुन ही कहाँ रहा था। जब डेमन का मन रूही की गर्दन से भर गया तब डेमन रूही की गर्दन के नीचे आके धीरे धीरे उसकी चेस्ट को बाइट करने लगा। डेमन अपना को कंट्रोल खो रहा था, लेकिन अचानक ही डेमन ने रूही को खुद से दूर धक्का दिया और उसको शर्ट के बटन लगा के बोला, रेडी रहना, ये तुम्हें रोज झेलना पड़ेगा। ये टॉर्चर ही तुम्हें अब जिंदा रखेगा और ये टॉर्चर ही तुम्हें मारेगा। रूही, मैंने तुमसे हद से ज्यादा प्यार करा था, लेकिन अब मैं तुमसे हद से नफरत भी करूंगा। डेमन ने ये कह के रूही को उसकी जैकेट पहनाई और शॉल चारों तरफ लपेट के रूही को अपने पास खींच लिया। डेमन ने रूही को खुद से चिपकाया और हवा किसी तेजी से दौड़ने लगा। थोड़ी देर में डेमन रूही के घर के सामने था। डेमन रूही के होंठों पे हल्की सी किस करते हुए बोला, स्टे सेफ बेबी, अब तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो चुका है। और हाँ, वन मोर थिंग, कल जो आदमी तुम्हारे पास दिखा था ना, अगर उसकी सलामती चाहती हो उससे दूर रहना, वरना उसके टुकड़े करके चील कोए को खिला दूंगा और तुम्हें जरा सा अंदाजा भी नहीं होगा वो बेचारा गया कहाँ। डेमन ये कह के मुड़ने लगा था, लेकिन रूही वैसे ही खड़ी थी। डेमन गुस्से से रूही को देख के बोला, अंदर जाओ। लेकिन रूही डेमन के करीब आके उसका कॉलर पकड़ते हुए बोली, आखिर कब तक? मुझे बताओ, कब तक मैं सब झेलूंगी? तुम्हें जो चाहिए एक बार करके मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? किस लिए मेरे पीछे पड़े हो? डेमन रूही की गर्दन पे हाथ फेरता हुआ बोला, क्योंकि बेबी डेमन एक बार से नहीं मानता। मुझे तुम्हें एक बार नहीं बार बार तड़पाना है और इसके आगे में तुम्हारे सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। डेमन ये कह के गायब हो गया और रूही आंसुओं से भरी आंखें लिए खड़ी रही। आखिर क्या होगा रूही की आने वाली जिंदगी में? जानने के लिए सुनिए ब्लडलस्ट, सेडक्शन ऑफ द नाइट। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।